हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में बहुत बहुत स्वागत है। टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अप्रोचेस इन एजुकेशन। कि एजुकेशन में कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं, क्या उनका मतलब है, किस तरह से वो अप्रोचेस जो हैं वर्कआउट करती हैं, किस तरह से अप्लाई होती हैं, और क्या उनका रिलेशन है एक लर्नर के साथ, या क्या मैसेज वो एक देती हैं लर्नर को। कई बार प्रीवियस एग्जाम्स में देखा गया कि यहाँ से क्वेश्चन आया है, चाहे अप्रोचेस का किस पर्सन से क्या रिलेशन है, या कौन सी अप्रोचिंग का मीनिंग क्या हमें रिफ्लेक्ट करता है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे हम डिटेल में, अप्रोचेज ऑफ एजुकेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें, ताकि आपको हर एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जो है इंस्टेंट मिल जाए। द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट के हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों तरह से, बहुत ही जेन्युइन प्राइसेस पे आप कभी भी कॉल करके या व्हाट्सएप करके जो है ले सकते हैं। अप्रोचेस इन एजुकेशन में बात करें तो 9 तरह की अप्रोचेस बताई गई है एजुकेशन में। क्या 9 तरह की अप्रोचेस होती हैं? सबसे पहली अप्रोच है बिहेवियरिज्म, दूसरी है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, तीसरी कंजर्वेटिज्म, चौथी आइडियलिज्म, पांचवी नेचुरलिज्म, छठी प्रैग्मेटिज्म, सातवीं ह्यूमनिज्म, आठवीं रैशनलिज्म और नौवीं जो है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म है। इनको हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहेवियरिज्म की। तो बिहेवियरिज्म अप्रोच क्या कहती है? दिस अज्यूम दैट लर्नर इज ए पैसिव ऑर्गेनिज्म हु मे बी कंडीशंस टू लर्न न्यू बिहेवियर। देखिए अप्रोच क्या कहती है, ये थ्योरी ऑफ लर्निंग से डायरेक्टली रिलेट करती है। और ये अप्रोच कहती है कि जो लर्नर है, यानी कि लर्नर माने एक स्टूडेंट की बात करें अगर हम बीइंग ए टीचर, तो एक जो लर्नर है वो एक पैसिव ऑर्गेनिज्म है हु मे बी कंडीशन टू लर्न न्यू बिहेवियर। कि मतलब उसको हम नया बिहेवियर कभी भी किसी भी समय सिखा सकते हैं। मतलब उसको ऊपर कुछ ना कुछ स्टिमुली कंडीशन अप्लाई करके या कुछ ना किसी तौर तरीके को अप्लाई करके हम उसको नई चीज़ सिखा सकते हैं। न्यू बिहेवियर का मतलब है न्यू लर्निंग, उसको कभी भी करवा सकते हैं। और लर्निंग का मतलब हमने पहले ही लर्निंग वाले वीडियो में समझ लिया था कि उसका मतलब होता है कि परमानेंट चेंज इन एग्जिस्टिंग बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लर्निंग। कि किसी भी पर्सन के बिहेवियर में जो परमानेंट चेंज होता है, पुराना बिहेवियर बदल करके नया बिहेवियर वो अडॉप्ट करता है, उसको हम लर्निंग कहते हैं। तो ये बिहेवियरिज्म अप्रोच कहती है कि उसका बिहेवियर कभी भी बदला जा सकता है, उसको नई चीज़ सिखा करके, कोई ना कोई स्टिमुली दे करके, कोई ना कोई कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई करके। इसके ऊपर दो चीज़ें E.L. थ्रोडाइक की जो है वो दो लॉ यहाँ एक्सप्लेन किए गए हैं, कि वो दो लॉ हैं, वो दो तरीके हैं जिससे जो है वो बिहेवियरिज्म अप्रोच के थ्रू जो है, या हम कंडीशन अप्लाई करके नई चीज़ जो है लर्नर को लर्न करवा सकते हैं। पहला है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की थ्योरी पे वर्कआउट करता है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की थ्योरी कहती है कि हम कोई ना कोई स्टिमुली देंगे, कोई ना कोई ड्राइव यहाँ वर्कआउट करेगी जो पर्सन का एटीट्यूड चेंज कर देगी, पुरानी चीज़ की अपेक्षा नई चीज़ की तरफ वो नई चीज़ सीख लेगा। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम होगा, कुछ ना कुछ ऐसा कंडीशन लगाई जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंस किया जाएगा या होगा जिसकी वजह से उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा और नई चीज़ वो अडॉप्ट कर लेगा। दूसरा आता है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है किसी चीज़ का इफेक्ट उसके ऊपर होना, कि या तो रेनफोर्समेंट या पनिशमेंट। ये कैरेट एंड स्ट्रिक्ट अप्रोच जो है मोटिवेशन की, उस पर वर्कआउट करती है कि उसको लालच दो, उसको इंसेंटिव दो, पैसा दो, खाने को दो, कुछ भी दो, जिससे कि वो चेंज कर ले अपना एटीट्यूड। वो सोचे कि मैं अगर यही चीज़ जो लोग मुझसे करवाना चाहते हैं वो मैं बार बार करूँगा, या जो मेरा टीचर मुझसे सपोज कर रहा है कि मैं ये करूँ, उसके बदले मुझे अगर कुछ मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है, रेनफोर्समेंट मिल रहा है, तो मैं वही चीज़ करूँगा, उसको अच्छा लगता है तो। और या तो पनिशमेंट, अगर वो रेनफोर्समेंट काम नहीं करती है तो उसको डरा के काम करवाया जा सकता है। सिंपली हम छोटे लेवल पे जब टीचिंग करते हैं तो बच्चों को डराया जाता है कि तुमको याद करके लाना, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। तो इस तरह से ये पनिशमेंट और रेनफोर्समेंट की थ्योरी है। अगर करोगे तो चॉकलेट मिलेगी, नहीं करोगे तो डंडे मिलेंगे। और इस तरह से डर के या लालच के मारे जो है वो स्टूडेंट या लर्नर जो है नई चीज़ सीखता है, या याद करता है, या समझता है। दूसरी जो अप्रोच है यहाँ पे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या कहती है? इट बिलीव्स दैट द होल इज ग्रेटर देन
ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। ये बोलती है कि जब हम एज अ होल बात करते हैं किसी भी फिनोमिना की, किसी भी थिंग्स की, तो अगर हम अलग अलग काउंट करें, उनको ऐड करें, तो उनका सम जो है वो कम है। लेकिन अगर हम पूरी तरह एक साथ काम करें या एक साथ उनको काउंट करें सबको मिला करके, तो वो जो है उसका होल जो है, होल का सम जो है वो ज़्यादा होता है। मतलब हमारी पूरी बॉडी की जब सारी सेंसेस, सारे पार्ट्स जो हैं मिलकर के काम करते हैं, सारे सेल्स, टिश्यूज, बोन्स, हर एक चीज़ मिलकर के काम करती है, तो हमारी लर्निंग जो वो होती है। अगर हर एक पार्ट अलग अलग तरीके से काम करेगा या अलग अलग वे में काम करेगा, तो हम नई चीज़ ना तो लर्न कर सकते हैं या कुछ नया नहीं हो सकता है। तो मतलब जब सारी बॉडी एक साथ फंक्शनिंग करेगी तभी जो है कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी होगी, तभी कोई ना कोई प्रोसेस होगा। तो यही ये कहना चाह रहा है कि जब हमारी सारी सेंसेस जो हैं वो एक साथ काम करती है, तब जाकर के हम नई लर्निंग जो है वो सीखते हैं। इट आल्सो शोड दैट कॉम्प्लेक्स लर्निंग नीड नॉट अक्कर ग्रेजुअली थ्रू लेंथी प्रैक्टिस बट इट में डिवेल्प थ्रू इंसाइट। ये बोलता है कि अगर आपको जो है लर्निंग करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ प्रैक्टिस करो या बार बार कोई चीज़ करनी पड़ती है। इसके लिए आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझको ये करना है, और आप मतलब जब उसको बड़े ध्यान और एक एकाग्रता के साथ सीखते हो, समझते हो, तो वो आप जल्दी सीख जाते हो। मतलब सीधी सी बात है, कुछ लोग ड्राइविंग के लिए 1 महीना 2 महीने का टाइम लगाते हैं, कुछ लोग जो उसको लॉजिक समझते हैं उन सारे कंपोनेंट्स का, गाड़ी के कंपोनेंट्स का, तो वो 1 दिन में या 2 दिन में भी ड्राइविंग जो है वो सीख जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड गैस्टाल्ट साइकोलॉजी, कि आपको बड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में लगन है और आपने मतलब ठान लिया है, तो आप उसको इंस्टेंट भी सीख जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट अप्रोच आती है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिज्म क्या कहती है कि द लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज, कि जो लर्नर होता है वो हर टाइम लर्निंग करता रहता है, किसी भी वे में, किसी भी चीज़ से, किसी भी मेथड से, और उसकी नॉलेज जो है हर टाइम मल्टीप्लाई होती रहती है, बढ़ती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, वो कंस्ट्रक्ट करता रहता है अपनी नॉलेज को। इसमें जीन पैगट और जे.एस. ब्रूनर ने इसमें अपना मत दिया है। क्या कहते हैं? बिलीव दैट लर्निंग इन्वॉल्व्स एन एक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन and that each individual activity organizes and construct knowledge for itself। क्या कहता है कि लर्निंग इन्वॉल्व्स एन एक्टिव प्रोसेसिंग, कि लर्निंग एक ऐसी चीज़ है या ऐसा फिनोमिना है जो ह्यूमन बीइंग के माइंड में एक्टिवली प्रोसेस करता रहता है, या उसकी प्रोसेसिंग होती रहती है, या वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और अपनी नॉलेज में उसको अपने आप ही वो सीखता है, अपने आप ही ऑर्गेनाइज करता है, मतलब उसकी कैटेगराइजेशन करता है, और उसको जो उसका एग्जिस्टिंग ट्रेजर ऑफ नॉलेज है उसमें ऐड करता रहता है, मल्टीप्लाई होती रहती है उसकी नॉलेज। और इन्होंने बोला कि क्या अकोमोडेशन एंड असेमिलेशन आर बेसिक ऑफ लर्निंग, की जो लर्निंग है उसके जो बेस हैं वो 2 बेस हैं, अकोमोडेशन और असेमिलेशन। एक तो उसको स्टोर करना, और दूसरा उसको कैटेगराइज करना या यूज करना या एनालाइज करना कि कौन सी कैटेगरी की है, किस तरह से वर्कआउट करती है, समझना इसका काम क्या है। ये इसके 2 मेन बेस है। आइडियलिज्म अगली अप्रोच है एजुकेशन की। आइडियलिज्म क्या कहती है? द आइडियलिस्ट एम्फेसाइजेस द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। देखिए इसमें जो है लर्निंग बताई गई है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से। स्पिरिचुअल मतलब भक्ति भाव, या मतलब हम कह सकते हैं भक्ति सार में से लर्निंग ज़्यादा होती है। गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन एंड नॉलेज। ये अप्रोच क्या कहती है कि जितनी भी यूनिवर्स में नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है, वो जो है वो सारी गॉड की क्रिएटिविटी है, वो सारी नॉलेज जो है भगवान ने क्रिएट की है। स्पिरिट एंड माइंड कंस्टिट्यूट रियलिटी, की जो माइंड है आपका और स्पिरिट है वो रियल चीज़ है। वैल्यूज़ आर एब्सोल्यूट, इटर्नल एंड अनचेंज। और वैल्यू एक ऐसी चीज़ है, जो वैल्यूज़ हैं, हमने इसमें वैल्यू एजुकेशन में बात की थी, हायर एजुकेशन सिस्टम में मेरा पुराना एक पिछला कल का वीडियो है, उसमें बात की थी कि वैल्यू जो है, वैल्यू सिस्टम क्यों ज़रूरी है, वैल्यूज़ क्या हैं जिससे आपको सही और गलत के बीच का भेद पता लग रहा है, राइट और रॉन्ग आप समझ पा रहे हैं, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो सारे लॉजिक आप क्लियर कर पा रहे हैं। तो कह रहा है कि वैल्यू सिस्टम ही एब्सोल्यूट है, इटर्नल है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और अनचेंज है, वो वैल्यूज जो हैं वो चेंज नहीं हो सकती है। ये अप्रोच कह रही है कि भगवान में ही सब कुछ है, और भगवान जो है उसी ने सब कुछ क्रिएट किया है, और जितना आप भक्ति भाव वाले होंगे उतना आपकी लर्निंग ज़्यादा बढ़ेगी। इसके जो मेन आइडियलिज्म अप्रोच के जो कंट्रीब्यूटर थे या थिंकर्स थे, फ्रॉबेल, कैंट,
प्लेटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, श्री अरबिंदो जी इसके जो थे वो मेन हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूटर या थिंकर थे इस अप्रोच के। नेचुरलिज्म अप्रोच क्या कहती है, पांचवी अप्रोच, इट कंसीडर नेचर इज द होल ऑफ रियलिटी। ये कहती है कि नेचर ही रियल है और सब कुछ नेचर से ही जो है एमर्ज हुआ है। और सेंसेस आर द गेटवे टू नॉलेज, कि देखिए हमारी जो माइंड है या जो हम ऐसी हमारे इंटरनल हम कह सकते हैं फंक्शनिंग है या कंपोनेंट है जो नॉलेज को प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, उसका जो गेटवे है वहाँ तक नॉलेज कैसे पहुँचेगी, ये कहता है कि हमारी सेंसेस के थ्रू पहुँचेगी, जो हमारी सेंसेस हैं। और वो सेंसेस कौन कौन सी हैं आपको बेहतर पता है। द नेचर इज़ द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, ये कह रहा है कि नेचर ही सारा सोर्स है नॉलेज का, और नॉलेज जो है वो नेचर से ही मिलती है और नेचर से ही नॉलेज जो है वो निकलती है या प्रोपाउंड होती है। माइंड इज सबॉर्डिनेट टू नेचर, और बोलता है कि माइंड बड़ा नहीं है, नेचर बड़ा है, माइंड उसके बाद आता है, क्योंकि नॉलेज जाती है निकलती है नेचर से, वो माइंड में आप स्टोर करते हो और अप्लाई करते हो टाइम टू टाइम, तो नेचर बड़ा हुआ और माइंड छोटा है। The educative process must be pleasurable and set in natural surrounding. The main proponents are Tagore, राउसेस, हार्वर्ड स्पेंसर। क्या कह रहा है कि नेचर जो है, नेचर के सराउंडिंग ही सारी चीज़ें जो है वो चलती है, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, अंडरस्टैंडिंग्स हैं, ठीक है, और लर्निंग्स हैं, जो भी हमारी खुशी गम जो कुछ भी चीज़ें हैं वो नेचर के सराउंडिंग ही चलती है। जैसा नेचर का इम्पैक्ट होगा वैसी चीज़ आप जो है वो सीखेंगे। और इसके जो मेन कंट्रीब्यूटर या थिंकर थे टैगोर, राउसेस और हार्वर्ड स्पेंसर थे। इसके बाद प्रैग्मेटिज्म अप्रोच की बात करते हैं। इट फोकसेस ऑन एक्टिविटी और डूइंग। ये क्या कहता है कि ये मेन फोकस करता है एक्टिविटी या डूइंग, मतलब करके आप कितना सीखोगे, जो खुद प्रैक्टिस करोगे। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट देयर आर नो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लाइफ, ट्रूथ इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस। कहता है कि लाइफ का कोई अपने आप में वजूद नहीं है, और ये कह रहा है कि जब तक आप खुद काम नहीं करोगे, एक्सपीरियंस नहीं करोगे रियलिटी को, चीज़ को, तब तक आपको जो है ट्रुथ पता नहीं लगेगा। मतलब आपकी लर्निंग तब तक नहीं होगी जब तक आप खुद किसी चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं करोगे। ह्यूमन आर एक्टिव बीइंग एंड हैव द एबिलिटी टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स थ्रू द लॉजिक ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड साइंटिफिक मेथड। ये बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच है। प्रैग्मेटिज्म जो है ये कह रही है कि ह्यूमन बीइंग एक एक्टिव हम कह सकते हैं चीज़ है, कोई भी थिंग है, लाइव चीज़ है, जो क्या कर सकती है, उसके अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर एक एबिलिटी है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, जो उसको समस्या आ रही हैं उनका समाधान ढूंढने की। कैसे? लॉजिक ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड साइंटिफिक मेथड, की जो साइंटिफिक मेथडोलॉजी है और जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, मतलब ये कह रही है कि आप ये जो भक्तिवाद है या कोई और चीज़ है उसको आप भूल जाइए। सब कुछ जो होता है वो साइंस के लॉजिक्स पे होता है, और साइंस में ही हर चीज़ जो है वो विद्यमान है, और साइंस ही सब कुछ है। तो ह्यूमन बीइंग साइंस के मेथड और मेथडोलॉजी को यूज़ करके जो है अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो ढूंढ सकता है। इसके जो मेन थिंकर्स थे C.S. पायर्स और जॉन डेवे जो थे इसके मेन थिंकर्स थे। अगली जो अप्रोच आती है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म अप्रोच क्या कहती है एजुकेशन की? इट इज़ ए रीजनेबल बैलेंस इन लाइफ एंड रिगार्ड्स ह्यूमन्स एज द सेंटर एंड मेजर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। ये भी ह्यूमन बीइंग के लिए ही फोकस कर रही है। ये बोल रही है कि ह्यूमन बीइंग ही सेंटर है सारी एक्टिविटीज़ का। मतलब इस नेचर में, इस यूनिवर्स में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो ह्यूमन बीइंग के लिए ही है और ह्यूमन बीइंग ही उसको कंडक्ट कर रहा है। ह्यूमनिज्म बिलीव्स इन द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमनिज्म अप्रोच जो है वो किस पे काम करती है या क्या इसका मेन फोकस है कि इट बिलीव्स दैट इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, वो ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए या उसके हित में जो है, इंटरेस्ट में जो है वो चीज़ होनी चाहिए। दस द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड सो दैट द वेलफेयर ऑफ ऑल बिकम्स द गोल। मतलब ये कहना चाह रही है अप्रोच कि जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ जो है उसमें देखिए वेलफेयर इसमें मेन जो है फोकस पॉइंट यहाँ रखा है कि जो कुछ भी एक्टिविटी की जाए वो ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए की जाए, ताकि ह्यूमन बीइंग का भला उससे हो सके, मानव जात का भला हो सके, और ताकि ह्यूमन बीइंग का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव कर सके, वो और अकम्प्लिश हो सके। और इस तरह से जब हम ये सोचेंगे कि ह्यूमन बीइंग
का वेलफेयर ही सब कुछ है, तब जाकर के ह्यूमन बीइंग की जो है, ह्यूमन की जो है लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी, वो चेंज होगी। द फॉर्म ऑफ लर्निंग इज ऑन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो अप्रोच कहती है, इसमें जो लर्निंग की फॉर्म है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोली गई है। आत्म, जिसको हम कह सकते हैं आत्मज्ञान बोल सकते हैं इसको, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म स्मरण इसको कह सकते हैं, मतलब आत्मबोध इसको हम कह सकते हैं, अपने आप को समझना। इट एडवोकेट्स कॉपरेशन, म्यूचुअल टॉलरेंस एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग। ये किस पे फोकस करती है? एक तो कॉपरेशन पे, ठीक है, कि लोगों के बीच में कॉपरेशन, आपसी संबंध ठीक होने चाहिए, म्यूचुअल टॉलरेंस होनी चाहिए, एक दूसरे को समझते हो अच्छे से, सोशल अंडरस्टैंडिंग, समाज में कोई मतलब हम बोल सकते हैं भेदभाव ना हो, समाज एक अच्छा समाज हो, इस तरह से ये अप्रोच जो है वो कहती है। तो लर्निंग जो होगी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से होगी, ये इसका मेन फोकल पॉइंट था। एट्थ जो अप्रोच है एजुकेशन की, रैशनलिज्म अप्रोच है। रैशनलिस्ट क्लेम दैट देयर आर सिग्निफिकेंट वेज इन विच आवर कॉन्सेप्ट्स एंड नॉलेज आर गेन्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ सेंसेस एक्सपीरियंस। ये क्या कह रही है अप्रोच? देखिए, ये थोड़ा मिश्रित अप्रोच है। ये बोल रही है कि हमारे जो लर्निंग के वेज हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट बेस इन विच आवर कॉन्सेप्ट्स एंड नॉलेज आर गेन, कि हम बहुत सारे तरीकों से है जो है वो नॉलेज गेन कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली ऑफ सेंसेस एक्सपीरियंस। और कैसे? हमारी जो सेंसेस हैं उन सेंसेस का यूज करके बहुत सारे न्यूमरस ऑफ वेव्स की हेल्प से जो है हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। एम्पिरिसिस्ट क्लेम दैट सेंसेस एक्सपीरियंस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल आवर कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज, कि जब तक जो है हमारी सेंसेस जो हैं वो गो थ्रू नहीं करेंगे किसी भी थिंग के ऊपर, या किसी थिंग से नहीं गुजरेंगी, या किसी चीज़ को नहीं समझेगी, या हमारी सेंसेस से अक्रॉस नहीं होगी कोई थिंग जब तक, तब तक उस चीज़ का एक्सपीरियंस हमें नहीं होगा और हमारी नॉलेज जो है वो नहीं बढ़ पाएगी। लास्ट अप्रोच जो है एग्जिस्टेंशलिज्म, ये क्या कह रही है? इट इज़ ए फिलॉसफी दैट एम्फेसाइजेस इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइस। ये तीन चीज़ों पे फोकस कर रही है कि एक तो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, कि माने इंडिविजुअल यहाँ ह्यूमन बीइंग जो है एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, क्या पर्पज है उसका। दूसरा फ्रीडम, फ्रीडम किस चीज़ की? उसको कुछ भी करने की फ्रीडम, मतलब जो एक सोसाइटी के लिए पॉजिटिव हो वो फ्रीडम। एंड चॉइस, और चॉइस मतलब कि वो क्या क्या कर सकता है, क्या उसको करना चाहिए, इसके ऊपर फोकस करती है। दिस एम्फेसाइजेस द यूनिकनेस एंड आइसोलेशन ऑफ द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस इन अ हॉस्टाइल और इन डिफरेंट यूनिवर्स, रिगार्ड टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस एज अनएक्सप्लेनेबल एंड स्ट्रेसिस फ्रीडम ऑफ चॉइस। देखिए, ये अप्रोच क्या बोल रही है कि ह्यूमन बीइंग की जो एग्जिस्टेंस है इस यूनिवर्स में वो अनएक्सप्लेनेबल है। हम उसका पर्पज आज तक ना तो पता लगा पाए हैं कि ह्यूमन बीइंग आया क्यों था, क्या इसका पर्पज था, क्या काम है और क्या वो कर रहा है। ये अनएक्सप्लेनेबल पॉइंट है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और स्ट्रेसेस ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये और दूसरी बात, ये किस पे ऊपर स्ट्रेस कर रही है? फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि मतलब उसको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसके पास डिफरेंट वर्कआउट के अल्टरनेटिव्स हैं, क्या क्या वो काम करना चाहता है, कर सकता है, वो उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंसिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्ट, और दूसरी बात कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर वो कुछ भी करे तो। देखिए, अब मतलब मेन फोकल पॉइंट तीन है कि एक तो पर्पज एक्सप्लेन नहीं किया गया है आज तक और ना कभी हो पाया है कि क्यों ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेंस में है। दूसरी, वो ऐसा निर्णय कैसे करे कि उसको क्या काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके काम के लिए और क्यों और कैसे। तो ये तीन इसके जो है वो फोकल पॉइंट इस अप्रोच के थे। तो आज एजुकेशन की अप्रोचेज़ में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत कोशिश की है मैंने इसको मतलब मटेरियल को समेटने में और एक्सप्रेस करने में, एक्सप्लेन करने में। थोड़ी बहुत गलतियां भी हो गई होगी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें और शेयर करें नॉन लिमिटेड स्ट्रगलर को। अगर आपकी कोई क्वारी होती है आप मुझे मेल कर सकते हैं SK666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।